अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं कि हमारे भारत देश के मुख्तलिफ शहरों में हालात ख़राब चल रहे हैं। पश्चिम बंगाल है, बिहार है, गुजरात है, महाराष्ट्र है और बम्बई के भी कुछ इलाक़ों के अंदर इस तरह से जो हालात ख़राब हुए और उसके बाद से लेकर अभी तक मुल्क के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें बिहार के अंदर जो है एक पूरा क्या पूरा मदरसा जला दिया गया और उस मदरसे के कुतुब खाने में 4000 से ज़्यादा किताबें थी, वो सारी क्या सारी किताबें जल चुकी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सारे हालात का, और मैं अभी तक इंडिया के हालात पर तकरीबन 3 से 4 वीडियो चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है ये हमारे पड़ोस का जो मुल्क है नेपाल, क्योंकि नेपाल जो है ना एक ऐसा मुल्क है, पूरी दुनिया में टूरिज़्म के लिए ये मशहूर है, मारूफ है। पूरी दुनिया से जो लोग एवरेस्ट के ऊपर जो माउंटेन ट्रेकर्स जो होते हैं, यानी उसको फतेह करने वाले जो लोग होते हैं, वो नेपाल आते हैं। उसके अलावा भी नेपाल में दूसरे भी बहुत से शहर हैं, और मैं आपको बता दूं पर्सनली मेरे भी जो है कुछ दोस्त रहते हैं नेपाल के अंदर। उसमें ख़ास तौर पे जोशी मेरा बड़ा अजीज़ दोस्त है, और हम लोग अभी तकरीबन 2 महीने प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे थे तो वो भी मेरे साथ में ही था। तो हमारे आपस में जो है माशाल्लाह जोशी के साथ में मेरी दोस्ती भी बड़ी अच्छी, बड़ी गहरी, यहाँ तक कि अभी भी हम लोग जो है एक दूसरे से बातचीत वगैरह करते रहते हैं। तो जोशी के साथ में रहने के बाद मुझे ये पता चला कि माशाल्लाह नेपाल के अंदर जो है हर समाज के, हर धर्म के जो लोग हैं वो इतने अच्छे हैं, इतने मिलनसार है, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहने वाले। और इसी वजह से मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि नेपाल जो है वो पहले हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। नेपाल एक ज़माने के अंदर हिंदू राष्ट्र था, लेकिन नेपाल ने जब ये देखा कि भाई पूरी दुनिया में जो है फ़िलहाल डेमोक्रेसी की हवा चल रही है, पूरी दुनिया के हालात बदल रहे हैं, इस वजह से नेपाल ने अपना जो हिंदू राष्ट्र का स्टेटस था उसको चेंज कर दिया। और अभी नेपाल जो है वो भी एक डेमोक्रेसी बन गया हुआ है, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के ज़रिए से हुकूमत कायम की जाती है। तो नेपाल ने अपने आप को बदला, अपने आप को चेंज किया और हिंदू राष्ट्र से वो एक डेमोक्रेटिकल मुल्क बन गया, जिसकी वजह से वहाँ का टूरिज़्म और ज़्यादा बढ़ गया। अब और ज़्यादा लोग वहाँ पे जाने आने लग गए, और नेपाल के लोग भी बड़े अच्छे हैं, बड़े मिलनसार हैं। जब नेपाल के लोग इतने अच्छे हैं, इतने मिलनसार हैं, तो फिर जनकपुरी के अंदर फिर वहाँ पे क्यों हालात ख़राब हुए? जनकपुरी के अंदर क्यों जो है एक मस्जिद को टारगेट किया गया? जनकपुरी के अंदर क्यों इस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जो है नारे लगाए गए? तो पता ये चला, BBC लंदन के जो रिपोर्टर्स हैं वो जनकपुरी पहुँचे। मैं आपको पहले बता दूं कि जनकपुरी कहाँ है। जनकपुरी बहुत अंदर नहीं है, जनकपुरी इंडिया के बॉर्डर पर ही है। जनकपुरी को ट्रेन जाती है बिहार का एक गांव है वहाँ से, यानी वो ट्रेन की लाइन भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बना के उनको फ्री में दी है, और वो ट्रेन भी इंडिया की ही है, यानी इंडिया ने उनको वक्फ किया हुआ है, नेपाल वालों को दे दिया कि भाई अपने पड़ोसी है, इसलिए वो पूरी रेलवे लाइन इंडियन गवर्नमेंट ने बना कर दी, वो ट्रेन इंडियन गवर्नमेंट ने। और अभी मेरे ख्याल से 1 साल हो रहा होगा, ये साल भी पूरा नहीं हुआ जब इंडिया ने जो है वहाँ पे ट्रेन शुरू किया, तो वो ट्रेन भी जनकपुरी जाती है। उसी जनकपुरी में ये सारे हालात हुए। तो BBC लंदन के जो रिपोर्टर्स हैं वो जनकपुरी पहुँचे, और जनकपुरी पहुँचने के बाद में उन्होंने वहाँ पे जब तहकीकात किए तो पता ये चला कि नेपाल में जो हालात ख़राब हुए थे वो नेपालियों की वजह से नहीं हुए, बल्कि जनकपुरी जो लोग गए थे, ये जो फ्री की ट्रेन चालू हुई है, तो बिहार के बहुत सारे बेरोजगार जिनको यहाँ पे काम नहीं था, धंधा नहीं था, यहाँ पे खाने पीने को नहीं था, और यहाँ पे जो है वो यहाँ से वहाँ गए ट्रेनों के ज़रिए से, वहाँ पे इस तरीके से जो है चिल्ला पुकार की, वहाँ पे जाके उन्होंने इस तरह से जो है हंगामे किए, वहाँ पे जाके उन्होंने इस तरह से नेपाल के भी हालात ख़राब करने की कोशिश की। हालांकि मैंने आपको बताया नेपाल बहुत अच्छा मुल्क है, नेपाल के लोग भी बहुत अच्छे हैं। मेरा दोस्त, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जोशी के बारे में मैं 1-2 वीडियो भी बनाने वाला हूँ कि हम दोनों की जो हमने वक्त गुजारे, और जोशी के साथ में मेरा यानी जो माशाल्लाह बहुत से वाक़यात है वो सुनाने के लिए, यानी वो खुद एक सीरीज़ बन सकती है। तो मेरा इतना अच्छा दोस्त वहाँ पे रहता है, मुझे मालूम है वहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं, उनको ये चीज़ों में पड़ते ही नहीं हैं वो।
हिंदू मुसलमान। हालांकि नेपाल एक ज़माने में हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, लेकिन आज नेपाल का स्टेटस बदला। बड़े प्यारे लोग हैं, क्योंकि वो टूरिज़्म पे पूरी दुनिया उनकी चलती है और टूरिज़्म के तौर पे पूरी दुनिया के लोग वहाँ पे आते हैं। तो मेरी नेपाल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, और मैं खाली ज़ुबानी रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, अभी मैंने एक पूरा ईमेल जो है ना वो अभी मैंने ड्राफ्ट किया हूँ। अभी मैं नेपाल गवर्नमेंट को वो ईमेल भी, वहाँ के टूरिज़्म को भी, वहाँ के होम मिनिस्ट्री को भी, और मुझे अगर ज़रूरत पड़ी, अभी मेरा जो दोस्त है जोशी, एक्चुअल में वो स्काई डाइविंग करता है, यानी प्लेन के ऊपर से जो कूद के नीचे आते हैं ना, ऐसा उड़ते हैं हवा में, तो वो अभी फ़िलहाल जो है उसके सिलसिले में दुबई गया हुआ है, यूएई गया हुआ है। तो जिस टाइम पे वो नेपाल वापस आ जाएगा ना, तो मैं उसको साथ में लेकर, अगर मेरे से हुआ ना, मैं वहाँ सफ़र करके जो है वहाँ की गवर्नमेंट को ये मेमोरेंडम और लेटर दे के आऊँगा कि देखो भाई, तुम्हारा जो मुल्क है टूरिज़्म के ऊपर चलने वाला है, और अगर बिहार से कुछ बेरोज़गार हमारे मुल्क में आने के बाद वहाँ के हालात ख़राब कर रहे हैं, तो तुमने इस चीज़ को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि मुल्क तुम्हारा है ना। बाहर से अगर कोई आके तुम्हारे मुल्क में नारेबाजी कर रहा है, नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, तो तुमने सीरियस लेना चाहिए इस चीज़ को। हम वहाँ की गवर्नमेंट से मुलाकात करके बात करेंगे। ईमेल तो अभी मैं कर रहा हूँ। तो हमारा काम है ना ये कि भाई आप अपने मुल्क को संभालो। तुम्हारे मुल्क के अंदर जो है इस तरीके से कितना प्यार का माहौल है, तुम्हारा मुल्क तरक्की कर रहा है, तो तुम जो है अगर ये चाहते हो कि तुम्हारे मुल्क के अंदर फिर ये सारी बातें होंगी, और इस तरह से तुम्हारे मुल्क की भी, अभी बीबीसी पे खबर आ गई कि नेपाल के अंदर भी इस तरह से जो है हालात ख़राब हुए, तो फिर क्या होगा, आगे नेपाल का भी स्टेटस ख़राब होगा। जो लोग टूरिज़्म के लिए नेपाल आना चाहते हैं, वो नेपाल क्यों आएंगे? फिर वो लोग थाईलैंड जाएंगे, वो लोग मलेशिया जाएंगे, वो लोग किसी और मुल्क में जाएंगे, रशिया जाएंगे। वो अगर जिन लोगों को जो है पहाड़ों के ऊपर ही जो माउंटेन ट्रेकर होते हैं, दूसरे भी बहुत से मुल्क हैं उन लोगों को जाने के लिए, फिर नेपाल क्यों जाएंगे वो? यहाँ पे ये क्वेश्चन पैदा होता है। आपके टूरिज़्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो टूरिज़्म फ्रेंडली कंट्रीज़ है, उन्होंने तो ऐसे बेरोजगारों को अपने देश में पैर भी नहीं रखने देना चाहिए, या फिर उनके अगेंस्ट में एकदम स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए उन्होंने। वरना देखो आज जो है ना दुनिया में जो जो मुल्कों में टूरिज़्म है, जैसे थाईलैंड को ही ले लो, क्योंकि हमारे पड़ोस में ही है। सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्यों पूरी दुनिया के लोग थाईलैंड जाते हैं? क्योंकि थाईलैंड के जो लोग हैं वो बहुत रिलीजियस है। वहाँ पे बौद्ध धर्म के मानने वाले जो लोग हैं, जगह जगह पे आपको बौद्ध मंदिर वहाँ पे मिलेंगे, लेकिन वो लोग अपने धर्म में पूरा बिलीव करते हैं। वो जगह जगह पे जो है बौद्धा की जो है पूरी उनके तालीमात पे अमल करते हैं, मगर दूसरों को छेड़ते नहीं। वो लोग कभी किसी से उनके धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में बात नहीं करते। कभी उनको किसी मस्जिद से कोई एतराज़ नहीं है। वहाँ पे भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, वहाँ पे भी जो है बड़े बड़े जो है दीन के भी काम होते हैं, इज्तिमात वगैरह भी होते हैं। बल्कि ख़ुद वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ख़ुद तबलीग वालों के इज्तिमा में आता है। अभी हमारे हज़रत मौलाना शमीम साहब, मरकज़ निज़ामुद्दीन के जो अकाबिर हैं, मशवरे से वो वहाँ पहुँचे हुए थे। वहाँ का प्राइम मिनिस्टर आया उनको मिलने के लिए, हज़रत मौलाना शमीम साहब को वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात किया। क्यों? भाई हमारे मुल्क में सबके लिए जो है, सबके लिए मोस्ट वेलकम है। इसीलिए पूरी दुनिया से, कोरोना से पहले दुनिया से जो है ना 80 मिलियन यानी वो होते हैं तकरीबन 8 करोड़ लोग, जबकि वहाँ की आबादी जो है उससे 4 गुना ज़्यादा लोग हो गई है जो वहाँ पे टूरिज़्म के लिए पहुँचे थे सिर्फ 1 साल में। तो क्यों वहाँ पे इतना टूरिज़्म के लिए लोग जाते हैं? वो इसी वजह से, क्योंकि वो एकदम आपके लिए जो है ना टूरिज़्म फ्रेंडली कंट्री है। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, बल्कि वहाँ पे उन्होंने अपने हर शहर के अंदर हलाल होटलें तक बनाई हुई है। बैंकॉक शहर के अंदर कुछ होटलें हैं, उसका नाम ही है हलाल होटल। पटाया सिटी के अंदर, चियांग माई के अंदर, फुकेट के अंदर हलाल, यानी वहाँ की गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। भाई देखो, जो लोग अपनी मस्तूरात के साथ भी आना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। हमारी ये हलाल होटलें हैं जहाँ पे कोई भी जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ ना कोई काम होगा, ना वहाँ पे इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई, यानी ना वहाँ पे शराब हम आपको बेचेंगे, ना वहाँ पे हम आपको जो है सूअर का गोश्त। वहाँ हमारी पूरी होटल में हलाल का मतलब ये है कि जैसे तुम तुम्हारे देश में हो, जैसे किसी अरब मुल्क में, क्योंकि अरब भी वहाँ पे जो है हज़ारों की, लाखों की तादाद में जाते हैं। तो उनके लिए ऐसा इन्वायरमेंट बनाया कि तुम तुम्हारी औरतों के साथ में भी यहाँ पे आ सकते हो, बुरखा नशीन जो ख़वातीन हैं, हमने तुम्हारे लिए ये सब चीज़ों का इंतज़ाम। और हर जगह पे वहाँ पे आपको जगह जगह पे जो है ना हलाल के बोर्ड मिलेंगे।
थाईलैंड में अगर आप जाओगे ना, खाने पीने का जो सामान मिलता है वहाँ पे, जो वहाँ के रेस्टोरेंट है 7-11 वगैरह, हर जगह पे वहाँ साफ लफ्ज़ों में, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है वो दुकान वाले से आप कहोगे, वो आपको आके पूरी रहबरी करेगा कि कौन सी चीज़ हलाल है कौन सी नहीं है। तो उन्होंने जो है ना इस तरह से, हालांकि थाईलैंड के अंदर मुसलमानों की आबादी मुश्किल से 5% से भी कम है, उसके बावजूद उस मुल्क में इस्लामिक बैंकिंग भी है। और एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, इस्लामिक बैंकिंग का कंसेप्ट भी चलता है उस मुल्क में, वो भी गवर्नमेंट का बैंक है वहाँ पे। क्यों? आओ हमारे मुल्क में, लगाओ पैसा, करो इन्वेस्टमेंट, तुमको हलाल वाला कारोबार चाहिए ना, चलो हलाल बैंक के अंदर जो है इस्लामिक बैंकिंग में तुम्हारे पैसे डिपॉजिट करके रखो, तुमको अगर सूद नहीं चाहिए तो। यानी उन्होंने इस तरीके से जब लोगों के लिए फ्रेंडली बनाया ना, तो फिर क्या हो गया, मुल्क की गरीबी दूर हो गई। आज वो पूरे मुल्क में कहीं पे भी आप जाओ तो आपको वहाँ का जो हर शहर है, वो शहर आपको ऐसा मिलेगा जैसे यूरोप का कोई शहर है। हालांकि वो लोग ज़्यादा अमीर नहीं है, गरीब ही है वो, लेकिन उसके बावजूद वहाँ के लोगों को रोज़गार मिले, वहाँ के टैक्सी वालों को पैसेंजर मिले, वहाँ के होटल वालों को जो है कस्टमर्स मिले, वहाँ के रेस्टोरेंट वालों को, तो वहाँ का मुल्क डेवलप हो रहा है। तो जो टूरिज़्म फ्रेंडली मुल्क होते हैं ना, तो उन लोगों ने अपने मुल्कों में ये मसले नहीं पैदा होने देना चाहिए। ये मसले अगर आपके देश में पैदा होंगे, उसके बाद में फिर वही हाल होगा जो बर्मा का हाल हुआ। आज देखो, वो बर्मा भी हमारे पड़ोस का मुल्क है, लेकिन इसी कट्टरतावाद ने, यही जो कट्टरतावाद की हवा वहाँ पे चली, पूरा मुल्क बंद है वो। हालांकि मैं ही वो इंसान हूँ जिसने आज से 3 साल पहले, मेरा दूसरा चैनल है पैराडाइज ट्रैवलर, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था कि देखो आप जो है ना मुंबई से तो सिंगापुर तक बाय रोड कैसे जा सकते हो। और मैंने उसमें बताया था कि आप जो है इस तरह से आसाम जाओ, वहाँ से मणिपुर जाना है, वहाँ से जो मोरे बॉर्डर है वहाँ से आपको जो है बर्मा में एंट्री लेना है, म्यांमार में, फिर वहाँ से म्यांमार पूरा क्रॉस करके आप थाईलैंड जाओ, फिर थाईलैंड क्रॉस करके मलेशिया जाओ, मलेशिया से सिंगापुर जा सकते हो। उसको हज़ारों लोगों ने वो चैनल पे भी देखे मेरे। लेकिन आज की हालत इतनी बुरी है। हालांकि मैंने हज का भी जो बाइक से जाने का प्रोग्राम बनाया था वो मेरा म्यांमार बर्मा से ही था, मगर आप जा ही नहीं सकते। वो मुल्क के यही कट्टरतावाद की वजह से लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, और सारे अड़ोस पड़ोस के मुल्कों ने अपने बॉर्डर सील किए हुए हैं। इंडिया का जो मोरे बॉर्डर मैं बता रहा हूँ, वो पहले जो है ओपन रहा करता था, आज वो पूरा बॉर्डर जो है वहाँ पे पूरी हमारी आर्मी खड़ी हुई है, कोई जा नहीं सकता म्यांमार को। थाईलैंड ने अपना बॉर्डर आज तक जो है, उनका जो लैंड बॉर्डर है वो पूरी तरह से बंद किया हुआ है, कोई जा नहीं सकता। वो दोनों भी बॉर्डर बंद है, अड़ोस पड़ोस वाले सारे मुल्कों ने बॉर्डर बंद कर दिए उनके। क्यों? नहीं, ऐसे कट्टरतावादी मुल्कों में वहाँ लोग दाने दाने को मोहताज है। यही हाल नेपाल का होगा अगर नेपाल की गवर्नमेंट इस तरह के जो दूसरे देश से आके तुम्हारे मुल्क का माहौल ख़राब कर रहे हैं उनके अगेंस्ट में एक्शन अगर नहीं लेती है। आगे चल के यही होगा, फिर टूरिज़्म के लिए लोग नहीं आएंगे तुम्हारे भी देश में। लोगों को वो देश चाहिए जिस देश के अंदर लोग धर्म की, मज़हब की, रिलीजन की बात नहीं करते हो, लोग वैसे देशों में जाते हैं। और ये खाली थाईलैंड की बात नहीं है, थाईलैंड तो चलो, उसके पड़ोस में मलेशिया है, मुस्लिम मुल्क है। जाके देखो मलेशिया में बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, मैंने खुद मेरी आंखों से देख के आया हूँ। वहाँ पे जो है लॉर्ड मुरुगन का स्टैचू है, 300 लॉर्ड मुरुगन का स्टैचू है, वो जो है उस पर 300 किलो सोना चढ़ा हुआ है। अब आप मुझे बताओ, 300 किलो सोना उसके ऊपर चढ़ा हुआ है। उसी तरह से जो है हनुमान जी का भी एक स्टैचू है, वो मेरे ख्याल से 60 फीट है, और ये लॉर्ड मुरुगन का 160 फीट है, ऐसा कुछ उसका मुझे थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, वो भी है वहाँ पे। उसके अलावा हमारे जो साउथ इंडिया के जितने बड़े बड़े मंदिर है, वो खुद कुआलालंपुर शहर में इधर मस्जिद है, वहाँ पे इतनी बड़ी खूबसूरत, और उसके बाजू में ही एक खूबसूरत मंदिर भी बना हुआ है, जैसे हमारे साउथ इंडिया में होते हैं। क्यों किया उन्होंने ऐसा? इसलिए किया भाई हमारे देश में आओ, तुम तुम्हारे धर्म को तुम्हारी हद तक रखो, जाके अपने मस्जिद में इबादत करो, तस्बीह पढ़ो, और अगर तुमको दिल ज़्यादा तस्बीह पढ़ने का बोल रहा तो लंबी तस्बीह, जो मैंने कल फोटो डाला था ना, इसी पूरा ऊपर चक्री को लगाई हुई, वैसी तस्बीह पढ़ो। लेकिन दूसरों को छेड़ो मत। हमारे देश में हर आदमी को आज़ादी है, हिंदू भी आ सकते, क्रिश्चियनों के बड़े बड़े वहाँ पे चर्च बने हुए हैं, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है, सब धर्म वालों को पूरी आज़ादी है। वही, हालांकि वो मलेशिया के रूल्स रेगुलेशंस इतने ज़्यादा सख्त है कि रमज़ान के महीने में
उसी देश के अंदर अगर कोई रोजे यानी कोई खाते पीते हुए नज़र आए तो उस पर भी वहाँ पे जो है कानून है, उसको भी पकड़ के उसको सज़ा दी जाती है, उस पर भी जुर्माना है। वहाँ पे मुस्लिम जो रेस्टोरेंट्स है वो दिन में नहीं ओपन कर सकते। उसके बावजूद जो चाइनीज़ लोग रहते हैं वहाँ पे उनको पूरी आज़ादी है, वो अपने हिसाब से रमज़ान में उनके रेस्टोरेंट भी ओपन कर सकते, वो खा भी सकते, पी भी सकते, उनके लिए कानून नहीं है। क्यों ऐसा उन्होंने सिस्टम जब ऐसा बनाया तो फिर क्या हो गया, पूरे मुल्क में जो है ना ऐसा माहौल बना हुआ है। उस पूरे मुल्क के अंदर आप देखो टूरिज़्म के लिए जो है ना पैर रखने को जगह नहीं है वहाँ पे। पैर रखने को वहाँ पे होटल बुक करने के लिए जाओ तो आगे के एक एक महीने की बुकिंग मिल रही है उसके ऊपर। तो क्यों ऐसा माहौल क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि भाई हमारे यहाँ मजहबी कट्टरतावाद नहीं चलेगा, सबको आज़ादी है। तो जो मुल्क ऐसे होते हैं ना वो मुल्कों में गरीब नहीं रहता। मलेशिया में कोई गरीब नहीं है, वहाँ जो गरीब आपको मिलेंगे वो सब इधर उधर से गए हुए ही मिलेंगे। वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके पास वो मॉडल की कारें हैं जो हमारे यहाँ पे अभी तक हमने रोड पे देखे भी नहीं होंगे। अल्लाह ने इतना नवाजा, क्यों? क्योंकि उनके दिलों में उतनी वसाअत है। तो इसके लिए जो मुल्क में जब कट्टरतावाद आ जाता है ना तो टूरिज़्म ख़त्म हो जाता है वहाँ का। वहाँ पे लोग सफ़र नहीं करते, वो बोलते नहीं रे भाई ये मुल्क अपने जाने के लायक नहीं है। तो इसीलिए नेपाल की जो गवर्नमेंट है, अभी नेपाल जो है एक टूरिज़्म वाला मुल्क है, वहाँ पे इस तरह के अगर तुम इस तरह से जो है वहाँ पे अगर, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मैं पहले ही बोला हूँ, जोशी मेरा बड़ा अजीज़ दोस्त है, उसके साथ में मेरी लंबा एक वक्त गुजरा हुआ है। लेकिन अगर ये ऐसे बिहार से इंडिया से 500-500 रुपये के लिए वहाँ जाके अगर इस तरह से हालात को ख़राब करेंगे तो वहाँ की गवर्नमेंट ने इस चीज़ को बहुत सीरियस लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम तमाम को समझ अता फरमाए और अल्लाह ताला जो है ना ऐसे तमाम फितना परवर और दंगे फसाद करने वाले जो फसादी है उन तमाम को अल्लाह समझ अता फरमाए। 500 रुपये ज़्यादा दिन काम नहीं आते, 1000 रुपये ज़्यादा दिनों तक काम नहीं आते। 500 और 1000 रुपये की एक लिमिट होती है। उसके अलावा जो है ना 500 और 1000 रुपये के अंदर तुम्हारा यूज़ और इस्तेमाल किया जा रहा है, ये ख़ुद उनको ये चीज़ समझना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।